So students, today we are going to start the new topic, very important. But before that, I just started the 3 golden rules of accounting. 3 golden rules of accounting we will complete first. Then we will start accounting principles. 3 golden, I must call it golden rules of accounting. Okay. So I told you about their name yesterday. First was, today I will be elaborating real account. कल भी मैंने आपको बताया था हमारे अकाउंट्स में 2 वर्ड चलेंगे. वन इज डेबिट जिसे मैं डीआर लिखा करूंगी, अनदर इज क्रेडिट जिसे मैं सीआर लिखा करूंगी. राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड विद एसेट्स, with coming and going of asset, coming and going of assets. रियल अकाउंट आमतौर पे एसेट्स के साथ डील करते हैं, with coming and going of assets, right? Or you can call it sale or purchase of assets, or purchase of assets, right? So कोई भी ऐसा अकाउंट जो हमें एसेट्स के आने और जाने के बारे में बताता है उन्हें हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं. सो रियल अकाउंट का एक रूल है भाई, बेसिकली हम रूल्स कर रहे हैं यहाँ पे. रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ये याद हो जाते हैं बच्चे को आसानी से. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. व्हाट गोस आउट, जो अकाउंट्स में आएगा उसे हम डेबिट किया करेंगे. मींस जब कभी भी हम कोई एसेट खरीदेंगे हम उसे डेबिट करेंगे, और जो हमारे बिजनेस में से जाएगा उसे हम क्रेडिट किया करेंगे. आई एम रिपीटिंग द रूल वंस अगेन. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. जो बिजनेस में आएगा उसे डेबिट करना है, जो बिजनेस में से जाएगा उसे क्रेडिट करना है. आपने जब कभी भी अकाउंट्स करोगे आप या अकाउंट्स में कुछ भी आप सोचोगे, यू विल ऑलवेज बी ट्रीटिंग यू एज अ बिजनेसमैन. प्रैक्टिकल होके सोचना है. अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप इसको कैसे करते? So debit what comes in, credit what goes out. This is a rule of real account. Real account is basically related with our sale and purchase of assets. जब आप नया एसेट खरीदोगे तो रियल अकाउंट क्या होगा? रियल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई परचेज मशीनरी, तो मशीनरी क्या होगी? डेबिट. क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है, जब कभी भी आप एसेट खरीदोगे वो क्या होना चाहिए? डेबिट. अब जैसे ही आपने मशीन खरीदी तो वो डेबिट हुआ, आपने कैश में पेमेंट करी तो कैश क्रेडिट. ठीक है. सो कैश इज आल्सो वन ऑफ माय एसेट. कैश इज माय करंट एसेट, मशीनरी इज माय नॉन करंट एसेट. So this rule you have to feed in your mind permanently. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Now come to the next. Second was personal account. इसका थोड़ा सा elaborated version है क्योंकि इसके आगे सब types भी हैं. So let's begin that. Personal account. Second is personal accounts. This is related with persons like you and me. ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करता है, और ह्यूमन बीइंग्स के अलावा हमारे अकाउंट्स में we are human beings and we call ourselves as a natural person. ठीक है. We are being the creation of that God. We are being made of bone and flesh. So personal account की जब मैं बात करूंगी, so I do have 3 types of personal account. One is like you and me, मेरे और आपकी तरह के बंदे, जिन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे. नेचुरल पर्सनल अकाउंट हु आर बीइंग मेड ऑफ बोन्स एंड फ्लैश, हार्ड और मांस के बने बंदे मेरे और आपकी तरह, जो अपने लेवल पे चल फिर सकते हैं, जो अपने साइन खुद कर सकते हैं, जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. भाई नाम लिख लीजिए. लाइक माय नेम सोनिया, सोनिया का अकाउंट माना जाएगा पर्सनल अकाउंट. देन अनिकेत का अकाउंट माना जाएगा पर्सनल अकाउंट. हरलीन पर्सनल अकाउंट. बट which type of personal account? Natural personal account. Divya, these all are the name of persons like you and me. ठीक है. नेचुरल पर्सनल अकाउंट.
Then we have artificial personal account. Artificial personal account. इनका अपना नाम तो होता है मेरे और आपकी तरह, लेकिन ये चल फिर नहीं सकते मेरे और आपकी तरह। ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। इनको चलाने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए नेचुरल ह्यूमन पर्संस की इनको हेल्प लेनी पड़ती है। लाइक माय ओन स्कूल इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसको रन करने की मैनेजिंग कमेटी है। क्योंकि स्कूल का अपना एक नाम है मेरे और आपकी तरह, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन विच पर्सनल अकाउंट? दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। MGN Public School, Guru Nanak Dev University, Red Cross Society, Jalandhar, Gymkhana Club, Jalandhar. These all are artificial personal account because these all are having the name like you and me, but they can't think, they can't move, they can't talk like you and me. They are being managed by their managing committees. So all those persons are artificial personal account like SBI Bank, Canara Bank, Yes Bank. These all are your artificial personal account. जिनका अपना नाम है, अपनी पहचान है मेरे और आपकी तरह, लेकिन ये सोच नहीं सकते, लेकिन ये बात नहीं कर सकते, ये खा पी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ये अपने साइन भी नहीं कर सकते। यस, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की अपनी एक स्टैंप होती है। जैसे SBI के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर SBI की स्टैंप होगी और साथ में मैनेजर साइन करेगा। So these organizations are being managed by managers. These organizations are being managed by managing committees. So that's why these are artificial personal accounts, right? Any doubt till now to anyone? Artificial personal account, natural personal account. Next, very, very important third category, which we call representative personal account. Representative personal account. Representative personal account. What this representative personal account means? These are those accounts which are going to represent a group of persons. These are those accounts which are going to represent others. अब यहाँ पे मेरे को रुकना पड़ेगा and I will be giving you an example. For example, in my organization I have 10 employees. May month is going on और मेरे इन 10 के 10 एम्प्लॉइज की अप्रैल की सैलरी भी अभी रहती है। मींस अप्रैल की सैलरी नॉट येट पेड। कोविड के कारण हमें इतना प्रॉफिट और सेल नहीं हुआ, तो उनकी सैलरी अभी नहीं पे कर। ठीक है जी। सो सैलरी नॉट येट पेड, इस जो सैलरी नॉट येट पेड के लिए हम अपने अकाउंट्स में एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसे बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, और आई विल बी कॉलिंग इट सैलरी ड्यू। दो नाम से जानते हैं। इसका मतलब है जो सैलरी अभी तक पे नहीं हुई, कल को आपको अपने इन 10 एम्प्लॉइज को ये सैलरी पे करनी होगी। यू आर लायबल टू पे टू देम, so still you haven't paid the salary to them, so that's why this salary we will be calling representative personal account. Why? क्योंकि ये जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, वो उन 10 के 10 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो मैं 10 के 10 बंदों का नाम लिखने की बजाय मैं एक अकाउंट ओपन करती हूँ जिसे हम आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहते हैं। So whenever such an expenses are not being paid, that expenses we put into a special account which we call outstanding account. For example, you have not yet paid March and April's rent to your landlord, so that will be rent outstanding, and that rent outstanding is representing my landlord. That's why these are named as representative personal account. मान लो 10 की जगह मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, तो क्या मैं 100 बंदों के नाम लिखती कि इनकी सैलरी रहती है? बेटर टू ओपन अ सिंगल अकाउंट व्हिच विल बी रिप्रेजेंटिंग टू माय 100 एम्प्लॉइज। और टाटा बिरला में तो मान लो 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो मैं क्या 1000 के नाम लिखती? नो, दैट इज इनफिजिबल फॉर मी। So instead of opening the 1000 employees separate account separately, I open an outstanding account. This outstanding account is named as representative personal account. Similarly, कुछ एम्प्लॉइज को आपने एडवांस में सैलरी पे की हो सकती है, सो एडवांस पेड, ठीक है, जिनको आपने एडवांस में पे करी है उसको हम लोग अकाउंट्स में प्रीपेड कहते हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने मई मंथ में जून और जुलाई का रेंट भी अपने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, तो हम उसे बोलेंगे प्रीपेड रेंट। सो प्रीपेड रेंट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, because that prepaid rent is representing my landlord.
Similarly, you might have noticed at your homes also कि sometimes your maid takes advance from your mother. ठीक है, अगले महीने की सैलरी का कुछ पार्ट वो ले जाती है, so that will be prepaid salary. So that prepaid salary is representing those employees in my organization to whom I paid the expense in advance. ठीक है, अगर मैंने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया है तो this account will be representing rent prepaid. That will be representing my landlord, right? Similarly, अगर आपको कोई इनकम मिलने वाली है तो उसे हम accrued income कहते हैं. Like you are working like an agent for some company. You worked for the month of February, March, and April, but you still haven't received your commission. So commission will be accrued commission, income yet to be received. That will be representing your those persons from whom you are supposed to receive that income. So that accrued income is going to represent those persons जिनसे आपको भी income मिलनी है. Similarly, आपको भी income कभी advance में मिल सकती है, उसे बोलेंगे income received in advance. आपको commission ही advance में मिल गई, ठीक है? So whenever you get the commission in advance, that will be representing those companies, those masters, those your bosses from whom you receive your commission in advance. So that commission received in advance is also one of the example of representative personal account. These accounts basically represent those persons from whom you have to receive such an income and to whom you are liable, right? Again, I am writing those things. That is natural personal account like you and me. Natural personal account like you and me. That is the first category of your personal account. तो यहाँ पे आपका कस्टमर आएगा जिसको आप उधार पे सामान बेच रहे हैं, वो आपका डेटर. आपका सप्लायर आएगा जिससे आप उधार पे सामान खरीद रहे हैं, वो आपका क्रेडिटर. तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आमतौर पे आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपके सप्लायर्स आते हैं, राइट? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Any doubt, any query? A few students they are writing in my chat box that questions I will take later. Wait, मेरे को तीनों एक बार दोबारा से नाम लिखने दीजिए. Natural के बाद we have artificial personal account. All those institutions which are being run by the managing committee, but they have their own name, they have their own identities, like SBI Bank, like Canara Bank, like Yes Bank, like Swami Santas Public School, MTN Public School, Guru Nanak Dev University, Red Cross Society, Gymkhana Club, ठीक है, Guru Nanak Dev Stadium. This is all are the examples of your artificial personal account. They do have their name, but these are being run by certain managing committees, and these are the name of the institutions. These are the name of the organizations. These are the name of banks, etc. And then last but not the least, मैंने लिखा भी हुआ है, I'm writing it here again. Representative personal account. Only 4 representative personal accounts are there. Expenses still to be paid, expenses paid in advance, then income received in advance, and income still to be received. These are only the 4 examples which are representing a group of persons. These are not focusing on a single person like you and me. They are representing the group of persons. Now, I must read the chat box first. Yes, Himanshu done. Real, nominal, personal. That same I wrote on the board. Yesterday we started it, and now we are going to complete it. अब question arise होता है, अगर real account का rule debit what comes in, credit what goes out था, तो हमारे personal account का क्या rule है भाई? Personal account का rule है debit the receiver, credit the giver. इसका rule क्या है? Debit the receiver. Debit किसको करोगे? Whosoever is receiving in your accounts. आपके बिजनेस में जिसको कुछ मिल रहा है उसे डेबिट करना, भी मैं एग्जांपल देके बताऊंगी. क्रेडिट द गिवर, जो कुछ पे कर रहा है उसे क्रेडिट हो. सो रिसीवर और गिवर की अगर मैं बात करूं, वो हमारे डेटर होंगे या हमारे क्रेडिटर होंगे. तो जब मैं सामान बेचूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने सोनाली को सामान बेचा उधार पे, तो सोनाली इज गोइंग टू बी डेबिटेड. Sonali is my customer, but as I am selling the goods to Sonali, Sonali is the receiver of that, right? So Sonali is going to be debited in my transaction. ये मेरी business की transaction बनेगी, ठीक है? उसके बाद अमित ने मेरे को पैसे पे करे, so अमित is the giver. अमित उस केस में क्या होगा? क्रेडिट हो.
So whosoever is giving something in my business, that person is going to be credited. Whosoever is receiving something from my business, that person is going to be debited. It is not only the human beings that are going to be debited. For example, आप अपना सामान बेच रहे हैं प्रदीप एंटरप्राइजेस को, so प्रदीप एंटरप्राइजेस उसने अपने बिजनेस का नाम रखा हुआ है, या प्रदीप एंड कंपनी. So in that case, Pradeep and Company is your artificial personal account. So that artificial personal account I am going to debit in my entry, because that Pradeep and Company is receiving the goods from me. I am selling the goods to Pradeep and Company. So Pradeep and Company is debit the receiver. Whosoever is receiving something from my business, that person I will be debiting, and whosoever is buying something in my business, that person is being credited in my transaction. Now let me proceed to the third golden rule, which we call nominal accounts. अभी तक real account किया, debit what comes in, credit what goes out. Second account किया, personal account, debit the receiver, credit the giver. Now third is nominal accounts. Nominal account क्या कहता है, इसका क्या रूल है? It is related with expenses, income and losses. ठीक है, तो income and expense, losses और gains को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. Debit all losses, all expenses पर पहले को, all expenses and losses. आपके बिजनेस में जो भी आपको नुकसान होता है उसे लॉसेस कहते हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं. तो कहता है कोई भी खर्चा हो आपने उसे डेबिट करना है, कोई भी नुकसान हो आपने उसे डेबिट करना है. फॉर एग्जांपल, लॉस बाय फायर इज टू बी डेबिटेड. फॉर एग्जांपल, रेंट पेड, रेंट इज माय एक्सपेंस, इज टू बी डेबिटेड. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी डेबिटेड. फॉर एग्जांपल, टेलीफोन बिल पेड, सो टेलीफोन इज माय एक्सपेंस, दैट इज टू बी डेबिटेड. राइट. सो इसका रिवर्स ऑपोजिट चल रहा है हमारा सारा. क्रेडिट एक्सपेंस का उलट क्या होता है? इनकम्स. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट्स. बिजनेस में कोई भी इनकम या आपको कोई नफा होगा, नफा का मतलब होता है गेन, which we call profit. नफा नुकसान बोलते हैं ना पंजाबी में कहावत. नफा का मतलब मींस प्रॉफिट और नुकसान का मतलब मींस लॉसेस. लॉसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे, प्रॉफिट्स और गेन्स जो होंगे, आई मस्ट राइट इट हियर, गेन्स और प्रॉफिट्स, राइट. So profits and gains both are to be credited, incomes are to be credited, like commission received is to be credited, sale of goods is to be credited, and hereby purchase of goods is my expense, is to be debited. Purchase of good is to be debited and sale of good is to be credited. Similarly, gain, gain किस पे हो सकता है? Gain on sale of land, gain on sale of building. आपने पुरानी बिल्डिंग बेची, उसके ऊपर आपको क्या हुआ? गेन हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ. That profit we will be crediting. Similarly, sale is to be credited. Commission received is to be credited. Discount received is to be credited, right? So whatever you are gaining, whatever you are receiving in the form of income, that we will be crediting by following the nominal account rule. And if you are buying something that are your expense, that we will be debiting by following nominal account rule. Now the mics are in your hand. I am going to unmute. If you are having any query, you may raise your hand. You can send me your queries in your chat box, right?